हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शालू जौहरी। और आज अब हम लोग कर रहे हैं यूनिट 8 का जो पार्ट सी है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। पार्ट ए और पार्ट बी को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट सी और जो डी है वो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है। जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं चीजें, फेसबुक, यूट्यूब, जितनी भी एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं अपने डेली लाइफ के अंदर, उससे रिलेटेड जो है ये पूरा जो है पार्ट सी और पार्ट डी जो है हमारा है। तो बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, चीजों को सिर्फ उनका कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप लोग अच्छे से इन सब चीजों के बारे में जानते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पार्ट सी है ई लर्निंग में उभरती प्रवृत्तियां, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन ई लर्निंग की। ई लर्निंग में जो अभी नया क्या चल रहा है, ट्रेंड में क्या चल रहा है, जैसे फैशन में आता है ना, ट्रेंड में कुछ चलता है, उसी तरीके से हमारी जो ई लर्निंग है उसमें ट्रेंड में क्या चल रहा है, उसमें हमको देखना है हमारा सामाजिक अधिगम यानी सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग, सामाजिक अधिगम सबको पता है क्या होता है। उसमें देखना है उसकी अवधारणा क्या है कि सोशल लर्निंग होता क्या है। उसमें है अधिगम के लिए वेब 2.0 के साधनों का उपयोग, यानी वेब 2.0 जो टूल्स हैं उनका यूज हमको देखना है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स बहुत हम लोग यूज करते हैं हमारे डेली लाइफ में। सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ब्लॉग्स बहुत लिखते हैं, चैट सबको पता है चैट क्या होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिस्कशन फोरम, ये सब हमको देखना है ई लर्निंग में उभरती प्रवृत्तियों के अंतर्गत। उसके अलावा देखना है ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, जिसमें क्रिएटिव कॉमन, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, उनकी अवधारणा और अनुप्रयोग। ई इंक्लूजन, ई इंक्लूजन की अवधारणा, ई लर्निंग में सहायक प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, ई लर्निंग की गुणवत्ता, सिस्टम की गुणवत्ता का मापन, उसमें सूचना सिस्टम सेवा, उपयोगकर्ता संतुष्टि और शुद्ध लाभ। इसमें एक मॉडल है D&MIS सक्सेस मॉडल 2003, बस ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देख लेंगे। और ई शिक्षार्थियों तथा ई अध्यापक अध्यापन और शोध के लिए आचार नैतिक मुद्दे, यानी कि क्या नैतिक, क्या हमारे रूल होने चाहिए, क्या किस तरीके से हम ई लर्निंग को यूज करते हैं, क्या क्या जो है उसकी आचार संहिता होती है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सोशल लर्निंग। तो सोशल लर्निंग सबको पता है सामाजिक अधिगम क्या होता है, कि हम दूसरे को देख करके, दूसरे का बिहेवियर, दूसरों को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और उसको ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, तो उससे हमारे बिहेवियर के अंतर्गत भी चेंज आता है। यानी दूसरों के बिहेवियर को देख करके हमारे बिहेवियर में क्या चेंज आ रहा है। समाज में जितने भी लोग हैं उन लोगों को देख करके किसी से कुछ सीखा, किसी से कुछ सीखा, इस तरीके से समाज के अंतर्गत जितने भी लोग हैं उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके उनसे कुछ सीख के हम अपने बिहेवियर में जब अंतर लेकर के आते हैं या चेंजेस लेकर के आते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो सोशल लर्निंग या सामाजिक अधिगम कहलाता है। सबको पता है क्या होता है, बहुत इजी है। पर जब ये सोशल लर्निंग, सामाजिक अधिगम किसके माध्यम से हो, यानी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, डिजिटल टूल्स के माध्यम से हो, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के माध्यम से हो, तो उसको वो अधिगम क्या होगा, वो सोशल लर्निंग कैसे होगी और वो सोशल लर्निंग हम किस प्रकार से करेंगे। एक सोशल लर्निंग होती है कि हमने, हमारे सामने कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, कुछ बिहेव कर रहा है, हमने उसको देखा, उसको ऑब्जर्व किया, उससे कोई चीज हमने सीखी और सीख करके हमारे बिहेवियर में हम लोग चेंज लेकर के आए। ये तो हुआ कि हमने फेस टू फेस किसी को देखा और हमने अपने अंदर चेंज लाया। लेकिन हमको देखना है कि ई लर्निंग के अंतर्गत सोशल लर्निंग क्या है। तो अब सोशल लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किस प्रकार से हो सकती है, हमको उसको समझना है। तो जितने भी हम डिजिटल टूल यूज करेंगे, जितने भी हम डिवाइसेस यूज करेंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यूज करेंगे, इक्विपमेंट्स यूज करेंगे, वो सब किसके अंतर्गत आएगा, वो सोशल लर्निंग होगी। किसके माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। और उसमें हमको देखना है अधिगम के लिए वेब 2.0 के साधनों का उपयोग, यानी कि वेब 2.0 क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वेब 2.0 क्या है। तो वेब 2.0 जो है, तो सबसे पहले किसके अंतर्गत है, ये सामाजिक अधिगम के अंतर्गत। जो मैंने आपको बता दिया कि दूसरों के बिहेवियर को देख करके चेंज आना, लेकिन किस तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से लेकर के आना, वो क्या कहलाता है, सोशल लर्निंग कहलाता है ई लर्निंग के अंतर्गत। इसमें हमको देखना है वेब 2.0। तो ये क्या है, बहुत सारे डिजिटल टूल या उपकरण कहते हैं हिंदी में टूल्स को। तो जितने भी डिजिटल टूल होते हैं उनका क्या है, एक समूह है या फिर ग्रुप है। तो डिजिटल टूल का क्या है, वेब 2.0 एक ग्रुप है। उसके अलावा ये ऑनलाइन फ्री डिजिटल प्रोग्राम या फिर सॉफ्टवेयर है। क्या है, ये ऑनलाइन है, फ्री है, डिजिटल है, प्रोग्राम है या फिर सॉफ्टवेयर है। यानी कि
एक ऑनलाइन और फ्री यानी कि मुफ्त एक डिजिटल प्रोग्राम है जिसके माध्यम से जो है सोशल लर्निंग की जा सकती है। तो एक ध्यान रखना, ऑनलाइन फ्री डिजिटल प्रोग्राम या फिर सॉफ्टवेयर है कौन, वेब 2.0। एक पीपल ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी है यानी कि व्यक्ति आधारित, किसके हिसाब से काम करता है, किसके आधार पर काम करता है, हम और आपके आधार पर, व्यक्तियों के आधार पर जो है पीपल ओरिएंटेड टेक्निक है। व्यक्तियों के आधार पर उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके, उनकी नीड्स को ध्यान में रख करके ये सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम क्या काम करता है। यानी कि ये टीचर भी यूज कर सकता है, एक स्टूडेंट भी यूज कर सकता है, एक पेरेंट भी यूज कर सकता है। तो जितने भी टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट जो भी व्यक्ति है वो इसको यूज कर सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी को, इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। इन क्लास यूज की जा सकती है यानी कि क्लास के अंदर यूज की जा सकती है और आउट क्लास यूज की जा सकती है यानी क्लास के बाहर यूज की जा सकती है। मैं अभी जो यूज कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो हम लोग मान सकते हैं कि मैं क्लास के अंदर ही यूज कर रही हूँ, ठीक है। या हम लोग कह सकते हैं कि हम ट्रेडिशनल तरीके से अगर बच्चे को पढ़ाते हैं, हम फेस टू फेस बच्चे को अगर हम पढ़ा रहे हैं तो वो क्या होगा, वो इन क्लास होगा। फेस टू फेस हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं और हम वहां पर ऐसे किसी डिजिटल टूल का यूज करते हैं तो वो क्या होगा, वो इन क्लास हम यूज कर रहे हैं। हम क्लास के बाहर भी इसे यूज कर सकते हैं, आप भी यूज कर सकते हो, मैं भी यूज कर सकती हूँ। तो क्या है, पीपल ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी है जिसे टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट्स यूज कर सकते हैं। क्लास के अंदर टीचर यूज कर सकता है या कोई भी स्टूडेंट यूज कर सकता है और क्लास के बाहर भी इसको आसानी से इजीली जो है यूज किया जा सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्या किया जा सकता है, इसमें हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी एडिट कर सकते हैं, कुछ भी शेयर कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको कुछ बनाना है, कुछ क्रिएट करना है तो हम उसमें क्रिएट भी कर सकते हैं। आपको कुछ एडिट करना है, कुछ मॉडिफाई करना है तो एडिट भी हम लोग कर सकते हैं। इसको दूसरे लोगों के साथ हमको शेयर करना है तो शेयर भी कर सकते हैं। हमारी ऑडियो, वीडियो, प्रेजेंटेशन, इमेजेस, जितनी भी चीजें हैं हम उनको क्रिएट कर सकते हैं, हम उनको एडिट कर सकते हैं, हम उनको शेयर कर सकते हैं। हम इसमें करिकुलम को डेवलप कर सकते हैं, अपना करिकुलम डेवलप कर सकते हैं, हम चीजों को क्रिएट, एडिट और शेयर कर सकते हैं। तो ये है वेब 2.0 की एक डिजिटल टूल होता है जिसके अंतर्गत क्या होता है, उसका पूरा एक समूह होता है डिजिटल उपकरणों का। उपकरण कैसे होंगे, डिजिटल होंगे, है ना। ऑनलाइन फ्री डिजिटल एक प्रोग्राम है या फिर सॉफ्टवेयर है, पीपल ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी है जिसको टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट इन क्लास भी यूज किया जा सकता है और आउट क्लास भी यूज किया जा सकता है। इसको हम यूज करते हैं करिकुलम को डेवलप करने के लिए। उसके अलावा हम चीजों को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो ये है वेब 2.0। कुछ एग्जाम्पल है, इसको कोई भी यूज कर सकता है, प्रोवाइडर यानी कि जो प्रोवाइड कर रहा है वो भी यूज कर सकता है और यूजर जो उनको यूज कर रहा है, दोनों जो है इनका यूज इजीली कर सकते हैं। तो जो भी एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं, स्लाइड शेयर जो होता है, स्लाइड शेयर देखा होगा आप लोगों ने, जिसपे स्लाइड बनी होती है। स्लाइड शेयर क्या है, वेब 2.0 का उदाहरण है। उसके अलावा क्या है, स्क्रीन आर, स्क्रीन रिकॉर्डर जो होता है जिसपे हम लोग जो है रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के माध्यम से। तो क्या है, स्क्रीन आर यूज कर सकते हैं। हम एवर नोट यूज कर सकते हैं। एक प्रीजी होता है जिसके माध्यम से हम ऑनलाइन प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। किड ब्लॉग होता है जिस पर जो है बच्चों के माध्यम से ब्लॉग लिखे जाते हैं, लेकिन ये इन क्लास यूज किया जाता है, मतलब क्लास के अंदर इसको यूज किया जाएगा। टीचर इसका फुल कंट्रोल होगा, बच्चे क्या लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो किड ब्लॉग भी जो है वेब 2.0 के अंतर्गत आता है। इसके अलावा स्काइप आता है। ये सब ऐसी चीजें हैं, ये सब वो उनके एग्जाम्पल है जो वेब 2.0 के अंतर्गत आता है, जिसमें हम ऐसे वो सभी एप्लीकेशन, वो सभी टूल्स जिसमें हम चीजों को क्रिएट, एडिट, शेयर कर सकते हैं, गूगल ड्राइव वगैरह जो सब आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो वेब 2.0 के अंतर्गत आते हैं। तो ये है वेब 2.0। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना समझना होता है कि इसमें हम चीजों को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। एक ऑनलाइन फ्री डिजिटल सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एक डिजिटल टूल्स का ग्रुप है जिसके अंदर डिजिटल उपकरण है सभी के सभी, और एक पीपल ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी है जिसमें टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट्स इन क्लास, आउट क्लास इसको इजीली यूज कर सकते हैं। तो ये है वेब 2.0। बहुत ज्यादा हमको डीप में नहीं जाना इन सबके,
सिर्फ हमको कंसेप्ट क्लियर करना है कि ये होते क्या है, क्योंकि हम डेली लाइफ में इन सब चीजों का यूज करते हैं तो हमारे लिए समझना और ज्यादा इजी हो जाता है। उसके बाद में है सोशल नेटवर्किंग साइट्स, जिसका यूज हम बहुत ज्यादा करते हैं। तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, हम लोग कह सकते हैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर क्या होता है, जहां पर लोग अपने सामाजिक नेटवर्क या अपने सामाजिक संबंधों को बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। यानी एक संबंध हम अपने फेस टू फेस लोगों से बनाते हैं, रिलेशनशिप जो हमारे सामने होते हैं, जो भी हमारे रिलेटिव होते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जिनको हम जानते हैं सामने फेस टू फेस, एक उस तरीके से हम लोग रिलेशनशिप बनाते हैं, लोगों से संबंध बनाते हैं। एक होता है एक ऑनलाइन तरीके से लोगों को जानना, लोगों से रिलेशनशिप बनाना, उनसे जो है अपना सामाजिक संबंध बनाना, अपने वास्तविक जीवन की स्थिति क्या है, क्या गतिविधियां, वो सब उनसे शेयर करना। जैसे हम लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह से शेयर करते हैं, उसी तरीके से हमारे लाइफ की जो चीजें हैं वो हम उनसे शेयर करते हैं, उनसे ऑनलाइन तरीके से हम लोग रिलेशनशिप बनाते हैं। क्योंकि हमको यहाँ सब किस तरीके से पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। तो फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, ये सब क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स है जिनका हम यूज करते हैं। आपने देखा होगा फेसबुक वगैरह पे ऐसे कई लोग होते हैं जिनको हम बिल्कुल नहीं जानते, जिनको हमने कभी देखा नहीं होता, लेकिन उनसे बातें करते करते इतने अच्छे रिलेशन हमारे बन जाते हैं कि हम जिसको जानते हैं उससे भी नहीं होते। तो ये क्या है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिससे क्या होता है, लोगों के साथ में सामाजिक संबंध बनाए जाते हैं। किस तरीके से, ऑनलाइन तरीके से। तो ये है सोशल नेटवर्किंग साइट। जिससे बहुत से यूट्यूब हो गया, ऑर्कुट पहले चलता था वो हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ये सब क्या है, इन सब के उदाहरण हैं। ये एग्जाम्पल है इन सबके कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या होती है, कौन कौन सी होती है, बहुत सी होती हैं, पर ये बेसिकली वो है जिनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सोशल नेटवर्किंग साइट बहुत ज्यादा आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है क्या होती है। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, हम लोग ऑनलाइन तरीके से जो है संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, लोगों से अपनी बातों को शेयर करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग फेसबुक पे स्टोरी वगैरह डालते हैं, हम कहीं मूवी देखने जाते हैं तो भी हम लोग उसके अंतर्गत डालते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, आज हमने क्या किया। हम लोग लिखते हैं फीलिंग हैप्पी, फीलिंग सैड, वो सब वो उन लोगों को बताना जिनको हम जानते भी नहीं है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन तरीके से उनसे चीजों को शेयर करना। तो ये होती है सोशल नेटवर्किंग साइट्स। उसके अलावा दे रखा है ब्लॉग्स। ब्लॉग सबको पता है, ब्लॉग जो है कई लोग लिखते हैं। एक होता है कि हम लोग अपनी डायरी में अपने मन की बातों को, अपनी चीजों को लिखें, और एक होता है हम ऑनलाइन तरीके से जो है या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो है अपने मन की बातों को शेयर करें, अपनी मन की बातों को लिखें। तो ये क्या होता है, यहाँ पर स्टूडेंट क्या है, कोई जो स्टूडेंट होता है या कोई भी व्यक्ति होता है या कोई भी फैकल्टी होती है, वो क्या कर सकती है, वो यूज कर सकती है उनकी क्रिएटिविटी को, उनकी सोच को, कि वो क्या सोचते हैं, उनको क्या जो वो सोचते हैं उसको वहां पर शेयर कर सकते हैं, उसको वो वहां पर लिखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को कविता लिखने का शौक है, किसी को स्टोरी लिखने का शौक है, किसी को और अपनी डेली लाइफ उसमें क्या रूटीन था, क्या था, इस तरीके से लिखने का शौक है। तो कोई व्यक्ति डायरी में लिखता है, लेकिन ब्लॉग क्या है, वो जो डायरी है उसी का एक ऑनलाइन तरीका है कि उसमें डायरी में लिख करके ऑनलाइन ऐसी बहुत सी साइट्स होती हैं जिसपे जाकर के व्यक्ति अपने मन की बातों को लिख सकता है, जो वो चाहते हैं, जो वो क्रिएट करना चाहते हैं। कोई स्टोरी हो गई, कोई पोयम हो गई, इस तरीके से जाकर के जो है ब्लॉग्स के अंदर व्यक्ति लिख सकता है। तो स्टूडेंट और फैकल्टी कैन यूज देयर ब्लॉगिंग साइट्स टू क्रिएट देयर ऑनलाइन ब्रांड, यानी कि वो ऑनलाइन तरीके से अपनी चीजों को क्रिएट करके शेयर करके जो है ब्लॉग बना सकते हैं। अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी राइटिंग स्किल को, उनकी जो भी राइटिंग स्किल है, कोई बहुत अच्छा लिखता है तो उनकी जो राइटिंग स्किल है उसको वो शो कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को शो कर सकते हैं ब्लॉग के माध्यम से। तो ब्लॉग वैसी बहुत सी साइट्स होती हैं जिसमें जाकर के व्यक्ति जो है ब्लॉग लिख सकता है। अगला है हमारा चैट्स। चैट्स में बताने जैसा कुछ भी नहीं है, सबको पता है। ऑनलाइन चैट जो होती है, व्हाट्सएप पे चैट होती है, वीडियो चैट होती है, वॉइस चैट होती है, ठीक है।
तो इंटरनेट के माध्यम से हम लोग जो है वीडियो चैट करते हैं, वॉइस चैट करते हैं, व्हाट्सएप पर हम लोग मैसेज भेजते हैं। तो चैटिंग सबको पता है कि चैट क्या होती है, इसलिए मैंने आपको बोला है कि ये जो यूनिट है बहुत ज्यादा समझाने वाली नहीं है। अगला है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम वीडियो के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जो है हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, जैसे जूम पर हम लोग करते हैं, गूगल मीट पर हम लोग करते हैं, जो वेबिनार वगैरह होते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, स्काइप के माध्यम से, कैमरा, अब नॉर्मल फोन में भी जो है वीडियो कॉल हम लोग कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल हम लोग करते हैं वीडियो कॉल के अंतर्गत। ये सब क्या है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंतर्गत आता है। तो इसके अंतर्गत हमको लोगों को बेसिकली देखना क्या था कि ई लर्निंग में नए ट्रेंड क्या आए हैं। एक ट्रेंड पहले जो ई लर्निंग में सिर्फ टेक्नो, जो डिवाइसेस, कंप्यूटर, इन सब का हम लोग यूज करते थे, प्रोग्राम लर्निंग होती थी, वो सब यूज किए जाते थे, मॉडल्स यूज किए जाते थे। लेकिन अभी हमको देखना कि ई लर्निंग में ट्रेंड में क्या चल रहा है। तो ट्रेंड में बस ये चल रहा है फेसबुक, यूट्यूब, ठीक है, ट्विटर वगैरह, और ये ब्लॉगिंग चल रही है, चैट्स चल रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, ये सब ट्रेंड में चल रहा है। और ट्रेंड में चल रहा है इसलिए आप लोगों को अच्छे से पता है इसके अंतर्गत क्या होता है। तो वेबिनार, गूगल मीट, जूम, स्काइप, कैमरा, माइक्रोफोन, इनके सबके माध्यम से जो है हम लोग जो वीडियो करते हैं वो क्या है, वीडियो चैटिंग के अंदर या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंतर्गत आता है। अगला है डिस्कशन फोरम, ठीक है, डिस्कशन फोरम। इसको डिस्कशन ग्रुप भी कहते हैं, इसको मैसेज बोर्ड भी कहते हैं, इसको ऑनलाइन फोरम भी कहते हैं। डिस्कशन ग्रुप भी कहा जाता है, इसको मैसेज बोर्ड भी कहा जाता है। ऑनलाइन फोरम भी इसको हम लोग कहते हैं। ये इसके अलग अलग नाम है कि डिस्कशन फोरम क्या होता है। तो डिस्कशन फोरम क्या होता है, डिस्कशन का मतलब क्या होता है, हम लोग कोई चीज जो है डिस्कस करते हैं, तो इस चीज के ऊपर बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं। तो वो वार्तालाप किस तरीके से होना, वो वार्तालाप ऑनलाइन तरीके से होना, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जब वो वार्तालाप होती है तो वो क्या कहते हैं, डिस्कशन फोरम, जिसको हम डिस्कशन ग्रुप कहते हैं, मैसेज बोर्ड कहते हैं, एक ऑनलाइन फोरम भी कहा जाता है। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक मैसेज बोर्ड है कम्युनिकेशन के लिए। कैसा है, एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज बोर्ड है, किसके लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। हमको कम्युनिकेशन करना है, हमको वार्तालाप करनी है, तो उसके लिए क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज बोर्ड है डिस्कशन फोरम। डिस्कशन फोरम के अंतर्गत क्या होता है, कोई भी एक व्यक्ति जो होता है, जैसे इसके अंदर ग्रुप, मान लो इसका नाम भी दे रखा है कि डिस्कशन ग्रुप, तो इसके अंतर्गत ग्रुप बना लिया मान लो। उसके अंतर्गत क्या होता है, कोई भी एक व्यक्ति जिस भी बात को हमको डिस्कस करना है वो उस चीज को, मैसेज को जो है पोस्ट करते हैं, और जो दूसरे मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं, उसका रिप्लाई देते हैं। तो इस तरीके से पर्टिकुलर किसी चीज पर अगर हमको डिस्कस करना है, जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस वर्क से हम लोग देखते हैं कि कोई मीटिंग है, उससे रिलेटेड एक ग्रुप बना लिया गया है और उसके ऊपर डिस्कशन करना है, तो कोई एक व्यक्ति जो है उस मीटिंग से रिलेटेड मैसेज डालेगा, दूसरा व्यक्ति उसका रिप्लाई देगा। इस तरीके से जिन व्यक्तियों को अपने जो भी विचार डालने हैं, जो भी कुछ बोलना है, वो क्या कर सकते हैं, वो उसके अंतर्गत बोल सकते हैं। तो इस तरीके से व्यक्ति क्या है, एक ऑनलाइन तरीके से ग्रुप बना करके चीजों को डिस्कस कर सकता है। तो वो क्या है, डिस्कशन फोरम के अंतर्गत आता है, जहाँ पर लोग क्या है, एक ग्रुप बना करके एक प्रोजेक्ट के ऊपर एक साथ मिलकर के काम कर सकते हैं। डिस्कशन फोरम जो है प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है, यानी ऐसा भी हो सकता है किसी प्राइवेट के द्वारा जो है इसको बनाया जाए, इसमें कुछ चुनिंदा लोग ही हो जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा बनाए गए हो, और एक पब्लिक डिस्कशन फोरम होता है जो सभी के लिए अवेलेबल रहता है, जिसमें जिस व्यक्ति को जो डिस्कस करना होता है, जो बताना होता है, वो इजीली बता सकते हैं। तो प्राइवेट में किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा वो ग्रुप बनाया गया है और कुछ ही मेंबर को उसके अंदर सेलेक्ट करके डाला गया है, वो होता है प्राइवेट। और कुछ होता है पब्लिक, जिसमें सब लोग ओपनली जो है अपने कुछ भी विचार जो उनको देने होते हैं वो सब दे करके जा सकते हैं। तो ये होता है फोरम। डिस्कशन फोरम के ऑब्जेक्टिव पर ये चीज निर्भर करती है कि जो फोरम होगा वो पब्लिक होगा या प्राइवेट होगा। तो अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो पूरे समाज से रिलेटेड है तो वो पब्लिक होगा, वो डिस्कशन फोरम पब्लिक होगा। कोई पर्टिकुलर किसी व्यक्ति से संबंधित है, किसी उसकी समस्या से संबंधित है, कोई किसी प्रोजेक्ट से संबंधित है, तो सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को उसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा।
तो इस तरीके से हम लोग एजुकेशन में भी डिस्कशन फोरम को देख सकते हैं कि स्टूडेंट से रिलेटेड जो है एक डिस्कशन फोरम बना दिया जा सकता है, जहाँ पर स्टूडेंट जो है डिस्कस कर सकते हैं चीजों को लेकर के। तो ये होता है डिस्कशन फोरम। डिस्कशन फोरम हम लोगों ने देख लिया। उसके अलावा तो ये तो ई लर्निंग में जो ट्रेंड्स थे उसके अंतर्गत जो जो आया था वो हम लोगों ने देख लिया। अब आगे दे रखा है ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज। तो अब आगे देखते हैं कि ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज क्या होता है। अगला है ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज। तो नाम से ही पता है ओपन यानी कि जो मुक्त है, फ्री हम लोग कह सकते हैं, खुले हुए हैं, मुक्त हैं। एजुकेशन रिसोर्सेज किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित संसाधन जो कि ओपन है। तो OER क्या है? OER यानी कि ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज ऐसे एजुकेशन मटेरियल, ऐसे एजुकेशन सामग्री, शिक्षा से संबंधित ऐसी सामग्री जो कैसी है? फ्री है, फ्रीली अवेलेबल है। किसको? टीचर को और स्टूडेंट्स को, जिसको वो क्या कर सकते हैं, उसको वो यूज कर सकते हैं, उसको अडेप्ट कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं और उसको रीयूज कर सकते हैं। तो OER ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज ऐसे संसाधन जिसमें एजुकेशन से रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो कैसा है? वो फ्री है, फ्रीली अवेलेबल है सभी के लिए। जितने भी टीचर स्टूडेंट जो भी व्यक्ति हैं, सिर्फ टीचर स्टूडेंट नहीं, जो भी व्यक्ति हैं जो चाहते हैं उनको यूज करना, ठीक है, तो उनके लिए फ्रीली अवेलेबल है, जो उनको यूज कर सकते हैं यानी उसको उपयोग कर सकते हैं, उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। किसी और व्यक्ति को जो है भेजना है, उनको उनके साथ शेयर करना है तो शेयर कर सकते हैं, उसको रीयूज भी कर सकते हैं यानी उसका पुनर्उपयोग भी वो लोग कर सकते हैं। तो ये टीचिंग से संबंधित हो सकते हैं, जितने भी मटेरियल जो है वो टीचिंग से संबंधित हो सकता है, लर्निंग से संबंधित हो सकता है, रिसर्च से संबंधित हो सकता है। तो टीचिंग, लर्निंग, रिसर्च से संबंधित जो भी रिसोर्सेज हैं कैसे अवेलेबल है? वो फ्रीली अवेलेबल है यानी कि व्यक्ति जो है इजीली उन्हें एक्सेस कर सकता है, उन्हें प्राप्त कर सकता है। कई बार हमने देखा है कि हमको कई ऐसी चीजें चाहिए होती है, कुछ इमेजेस चाहिए होती है, कुछ टेक्स्ट बुक चाहिए होती है, कई बुक जो है हमको ऑनलाइन PDF उनका प्रोवाइड हो जाता है, वो मिल जाता है। तो वो किसके अंतर्गत आता है? वो ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज के अंतर्गत आता है। हमको यूट्यूब पर कई बार ऐसे वीडियो मिल जाते हैं जो हमारे लिए जो है उपयोगी होते हैं, हम उनको अच्छे से यूज कर सकते हैं, हमारे लिए जरूरी होते हैं, हमको वो वीडियो चाहिए होता है तो वो हमको फ्री में मिल जाता है। जबकि उसका कंटेंट बहुत अच्छा होता है तो वो हमको फ्री में मिल जाता है। हम गूगल पे सर्च करते हैं, हमको कोई बुक चाहिए होती है तो बुक का PDF भी कई बार हमको मिल जाता है। तो वो सब कैसा है? वो ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज हैं जो फ्री में अवेलेबल है सभी लोगों के लिए। वो उनको यूज कर सकते हैं, उनको अडेप्ट कर सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं, उनको रीयूज कर सकते हैं। तो ये होता है ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, ठीक है। तो बहुत सी ऐसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती है जो सब ये अवेलेबल करवाती है रिसोर्सेज हमको। इसमें टेक्स्ट बुक हो सकती है, कोई वीडियो हो सकता है, कई सॉफ्टवेयर भी जो है हमको फ्री में मिलते हैं। तो ये सब क्या है? ये ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज है। नाम से पता पड़ रहा है ओपन यानी कि मुक्त है, हमको इजीली उसको हम लोग ले सकते हैं। तो ये है ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज। जो OER एक एजुकेशन मटेरियल जो फ्री है, टीचर स्टूडेंट के लिए यूज कर सकते हैं, उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं और उसको रीयूज कर सकते हैं। इसमें लर्निंग, टीचिंग, रिसर्च से संबंधित जो भी संसाधन है, जो भी मटेरियल है वो हमको इजीली मिल जाता है। तो ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज हो गया। उसके अलावा है क्रिएटिव कॉमन्स। CC ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसके अंतर्गत क्या होता है? CC is a set of license that enable lawful collaboration to do things like share, copy और एडिट। तो क्या है? नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। एक जो है लाइसेंस का सेट है जिसके अंतर्गत व्यक्ति क्या कर सकता है? इजीली जो है चीजों को लाइक कर सकता है, शेयर कर सकता है, उनको कॉपी कर सकता है, उनको एडिट कर सकता है। CC is a way to give permission to everyone to freely reuse your creative work। यानी कि इसके अंतर्गत क्या होता है? ये हर व्यक्ति को परमिशन देता है कि वो जाकर के उन जो भी क्रिएटिव चीजें हैं वो क्या है उनको यूज कर सके, उनको एडिट कर सके, उनको लाइक कर सके, उनको शेयर कर सके। इसमें जो है जो भी यूज कर रहा है उसको क्या दिया जाता है? एक लाइसेंस दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपकी कोई चीज, मैंने कुछ डाला है, ऐसा क्रिएटिव वर्क डाला है जिसको आप लोग यूज करना चाहते हो, उसको लाइक करना चाहते हो, उसको शेयर करना चाहते हो या उसको कॉपी करना चाहते हो, तो क्या है? आप उसको
लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए एक लाइसेंस दिया जाएगा जिसकी मदद से जो है आप उसको इजीली फ्री में उसको क्या कर सकते हो, उसको रीयूज कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो, उसको कॉपी कर सकते हो। तो सीसी इज अ सेट ऑफ लाइसेंस दैट इनेबल लॉफुल कोलैबोरेशन टू डू थिंग्स लाइक शेयर, कॉपी और एडिट। तो इसमें लाइसेंस का एक सेट रहता है जिसके माध्यम से चीजों को क्या किया जाता है, लाइक, शेयर और कॉपी, एडिट हम लोग कर सकते हैं। सूचना निर्माता जो होता है वो सीसी संस्था की तरफ से लाइसेंस प्रदान किया जाता है। यानी कि जो भी व्यक्ति इसमें सूचना डालेगा, जैसे अगर मैं इसमें जो सूचना डालूंगी तो मुझे सीसी संस्था, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, सीसी संस्था की तरफ से एक लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। एक बार हम लोग दोबारा रिपीट कर लेते हैं। सीसी क्या है, एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। मतलब ये लाभ को नहीं देखती है, नॉन प्रॉफिटेबल यानी लाभ को नहीं देखती है संस्था है, अलाभकारी संस्था हम लोग इसको कह सकते हैं। तो एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंतर्गत क्या कर सकते हैं, ये परमिशन देता है, इसमें जो सूचना करता होता है वो परमिशन देता है कि उसने जो भी क्रिएटिव वर्क किया है उसको लोग क्या कर सके, उसको लोग लाइक कर सके, शेयर कर सके, कॉपी कर सके, एडिट कर सके। लाइक जो भी सूचना करता होता है, उसने जो भी क्रिएटिव वर्क किया होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइक, शेयर, कॉपी, एडिट और रीयूज भी हम लोग इसके अंतर्गत कर सकते हैं। इसमें सूचना करता जो होता है, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, उसको सीसी संस्था की तरफ से लाइसेंस प्रदान किया जाता है। अब मान लीजिए मैं सूचना करता हूँ, मैंने कुछ डाला है ऐसा क्रिएटिव वर्क, तो मुझे सीसी संस्था जो है, जो भी सीसी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तरफ से एक लाइसेंस दिया जाएगा कि मैं चीजों को डाल सकूं और मैं लोगों को परमिशन दे सकूं कि वो जो मेरा क्रिएटिव वर्क है उसको लाइक, शेयर, कॉपी और रीयूज इजीली कर सके, फ्री में वो उसको यूज कर सके। तो एक सहयोगात्मक प्रक्रिया हम लोग कह सकते हैं कि कोई एक व्यक्ति अपने क्रिएटिव वर्क को लोगों के साथ शेयर करना चाहता है, उनको बताना चाहता है, वो फ्री में जो है उनको वो चीजें अवेलेबल करवाना चाहता है। तो सीसी क्या है, एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लोगों को परमिशन दी जाती है कि वो किसी भी क्रिएटिव वर्क को लाइक, शेयर, कॉपी, एडिट, रीयूज कर सकते हैं। और इसमें सूचना करता जो होता है, यानी कि जिसका क्रिएटिव वर्क है, जो वर्क डालना चाहता है, जो अपनी चीजों को लाइक, शेयर, कॉपी करवाना चाहता है, उसको सीसी संस्था की तरफ से जो है एक लाइसेंस प्रदान किया जाता है। कोलैबोरेशन है, इसके अंतर्गत लॉफुल तरीके से लोगों के साथ एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है, सहयोग किया जाता है कि चीजों को लाइक, शेयर, कॉपी वो इजीली कर सके। तो ये है सीसी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ लेना। बस इतना सा है कि लाइसेंस दिया जाता है सूचनाकर्ता को कि वो अपनी सूचनाओं को डाल सके और लोग उसको लाइक कर सके, शेयर कर सके, कॉपी कर सके, एडिट कर सके, रीयूज कर सके। तो ये है सीसी, क्रिएटिव कॉमन। आगे है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। बहुत नाम सुना होगा आपने, मूक। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज आपको अच्छी तरीके से फुल फॉर्म याद होगी, मुझे पता है। तो शिक्षा को व्यापक आधार प्रदान करने के लिए मूक को स्टार्ट किया गया ताकि लोगों को विभिन्न माध्यमों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके। यानी कि एजुकेशन में क्वालिटी लाने के लिए, एजुकेशन को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए, क्वालिटी लाने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जिसको शॉर्ट में हम लोग मूक कहते हैं। इसके अंतर्गत मूक के माध्यम से क्या होता है, विभिन्न यूनिवर्सिटीज जो है, जो भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनके कोर्सेज जो होते हैं, जो बहुत महंगे होते हैं, जो हर व्यक्ति को इजीली नहीं मिल पाते, उन सभी कोर्सेज को इजीली सामान्य लोगों को उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये कैसा है, ये ओपन है, मुक्त है। तो मुक्त से हमको पता पड़ रहा है कि मूक के माध्यम से जितनी भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं, उनके जितने भी कोर्सेज हैं, उनको लोगों को इजीली अवेलेबल करवाया जाता है। इसमें किसी भी यूनिवर्सिटी के हम लोग मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं इजीली, जैसा हम चाहें, मुफ्त रूप में, सुविधा अनुसार। जितना अगर थोड़ा बहुत पैसा भी लगता है तो बहुत कम, और फ्रीली भी हम लोग उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कोर्सेज हैं जो गवर्नमेंट के माध्यम से चलाया जाता है लोगों को इजीली मटेरियल उपलब्ध करवाने के लिए, जिसको वो नहीं कभी जो है अवेलेबल कर पाएंगे अपनी लाइफ में। जो बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज होती हैं जिनका कोर्सेज बहुत महंगे होते हैं, जिनका एडमिशन बहुत महंगा होता है, जिन कोर्सेज को लोग है ना जो
नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, उनको इजीली अवेलेबल करवाया जाता है। तो बहुत बड़े स्तर पर होता है, एम का मतलब ही होता है, मैसिव का मतलब होता है बहुत बड़े स्तर पर होता है, ओपन होता है, ऑनलाइन होता है, कोर्सेज, बहुत से कोर्सेज इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो कैसा है कि ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है जिसमें यूनिवर्सिटीज के बहुत से मटेरियल हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इजीली। तो हम लोगों ने क्रिएटिव कॉमन मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज को समझ लिया है, तो इसमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, मूव वगैरह आपने वैसे ही पढ़ा हुआ है बस। फिर भी अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन लगता है तो आप लोग मुझसे आसानी से पूछ सकते हैं। अगला है ई इंक्लूजन। जैसे हम लोगों ने समावेशी शिक्षा जो हम लोग पढ़ते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन जो हम लोग पढ़ते हैं, वो ही इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा को किस रूप में लेकर के आ जाए, हम इलेक्ट्रॉनिक रूप में लेकर के आ जाए। समावेशी शिक्षा में हम हर व्यक्ति को, समाज के हर वर्ग के बच्चे को, जो विकलांग बच्चे होते हैं, जो सामान्य बच्चे होते हैं, उनको एक साथ जो है हम लोग एजुकेशन देने की बात करते हैं। समावेशी एकीकृत रूप से हम लोग एजुकेशन देने की बात करते हैं समाज का, चाहे वो कोई भी बच्चा हो, ताकि बच्चे के अंदर किसी प्रकार की हीन भावना उत्पन्न ना हो। तो वो क्या है, वो समावेशी शिक्षा है। पर वही समावेशी शिक्षा किस रूप में हो, इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो, तो वो क्या कहलाता है, ई इंक्लूजन कहलाता है। समाज के हर वर्ग को शिक्षा के माध्यम से एक साथ लाते हुए सभी का सर्वांगीण विकास करना तथा डिजिटल रूप से साक्षर करना। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर डिजिटल आएगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक आ जाता है तो यहाँ पर क्या आ जाता है, डिजिटल आ जाता है। तो यहाँ पर हमको किस तरीके से साक्षर करना है, डिजिटल रूप में हमको साक्षर करना है। हर वर्ग को तकनीकी ज्ञान देना, शिक्षा के माध्यम से जोड़ते हुए उनका हमको विकास करना है, उनको तकनीकी ज्ञान प्रदान करना है। समाज का हर बच्चा, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो गांव का हो, चाहे वो शहर का हो, चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसमें किसी प्रकार की कमी हो, किसी भी वर्ग से वो बिलोंग करता हो, किसी भी समाज से वो बिलोंग करता हो, किसी भी धर्म से वो बिलोंग करता है, समाज के हर बच्चे को किस रूप में साक्षर करना है, डिजिटल तरीके से साक्षर करना है यहाँ पर हमको। ठीक है, तकनीकी ज्ञान प्रदान करना है हमको, उनको टेक्नोलॉजी की नॉलेज हम लोगों को देनी है, और इसी तरीके से शिक्षा के माध्यम से जोड़ते हुए हमको उनका विकास करना है। कंप्यूटर, इंटरनेट, सभी का ज्ञान हमको उनको कराना है, और ये जो कंप्यूटर है, इंटरनेट है, इनकी पहुंच जो है उन तक सुनिश्चित करना है। जैसे गांव के जो बच्चे होते हैं वो शहर के बच्चों की तुलना में इन चीजों से कम जो है अवेयर होते हैं, उनको इन सब चीजों के बारे में उतना नहीं पता होता जितना किसी एक गांव के बच्चे, सॉरी शहर के बच्चे को नॉलेज होती है। कुछ बच्चों को छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं कि मैं सबकी बात कर रही हूँ, कुछ पर कोई ऐसे जो पिछड़े गांव है वहां के बच्चों की इतनी नॉलेज नहीं होती इन सब टेक्नोलॉजी की। तो इसका ये इंक्लूजन क्या कहता है, ये कहता है कि चाहे वो समाज का हर एक बच्चा, चाहे वो बच्चा किसी भी गांव से बिलोंग करता हो, किसी भी शहर से करता हो, किसी भी वर्ग का हो, उसको क्या करना है, डिजिटल तरीके से साक्षर करना है। कंप्यूटर, इंटरनेट, इन सब की पहुंच उस तक सुनिश्चित करने की, सब चीजें उस तक पहुंच पाए, वो तकनीकी नॉलेज दे सके, और इस तरीके से माध्यम से हमको शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है। वो क्या कहलाता है, ई इंक्लूजन कहलाता है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी लाना किसी आधार पर, डेमोक्रेसी लेकर के आना किस आधार पर, डिजिटल आधार। हर बच्चे को शामिल करना, चाहे वो सक्षम हो, चाहे वो असक्षम हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, सभी बच्चों को क्या करना है, शामिल करना है। एक में ध्यान रखना, इसका उद्देश्य क्या है, एक लाइन में ध्यान रखना, इसका उद्देश्य है डिजिटल डिवाइड को खत्म करना। देखिए, डिजिटल तौर पे जो भी विभाजन है उसको हमको खत्म करना है। जैसे गांव के बच्चे तक अगर पहुंच नहीं है किसी भी कंप्यूटर, इंटरनेट की, तो हमको उस तक वो पहुंचाना है। तो डिजिटल डिवाइड को हमको यहाँ पर खत्म करना है। तो ये है ई इंक्लूजन। ई इंक्लूजन देख लिया हमने। आगे है कि ई लर्निंग में सहायक प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग। असिस्टिव टेक्नोलॉजी। अगला है हमारा सहायक प्रौद्योगिकी।
टेक्नोलॉजी जो हम किन के लिए यूज करते हैं, जो भी हमारे दिव्यांगजन होते हैं, यानी कि जो भी कमी वाले बच्चों के जिसमें किसी प्रकार की कमी होती है, किसी को सुनने में प्रॉब्लम होती है, किसी को कम दिखाई देता है, किसी को कम सुनाई देता है, किसी को बोलने में प्रॉब्लम होती है, तो इस प्रकार की कमी के जो भी विद्यार्थी होते हैं उनके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है वो किसके अंतर्गत आती है, सहायक प्रौद्योगिकी। एक टेक्नोलॉजी वो जो नॉर्मल चिल्ड्रन के लिए यूज की जा रही है, ठीक है, कंप्यूटर, इंटरनेट डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज की जाती है, जो बच्चा जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, जो अच्छा देख सकता है, सुन सकता है, तो वो क्या है, वो एक अलग टेक्नोलॉजी होती है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी दिव्यांगजन यानी कि स्पेशल चाइल्ड जो होते हैं उनके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, जिनमें किसी प्रकार की कमी होती है, ताकि वो नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ सके, नॉर्मल बच्चों के साथ सीख सके, ताकि उनमें किसी प्रकार की हीन भावना ना आए कि वो दूसरों से अलग है। तो उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, उसे कहा जाता है सहायक प्रौद्योगिकी, यानी प्रौद्योगिकी के साथ यूज की जाती है। टेक्नोलॉजी के साथ टेक्नोलॉजी जो यूज की जाती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है सहायक प्रौद्योगिकी, असिस्टिव टेक्नोलॉजी। तो जितने भी बच्चे हैं उनके जब इसको यूज किया जाता है, जिससे क्या कर सके, उनकी दैनिक गतिविधियों में सहायता प्रदान की जाए, वो नॉर्मली अपनी डेली लाइफ को जी सके, अपने डेली रूटीन बना सके, उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके, उसकी शिक्षा में सुधार लाया जा सके। जितना नॉर्मल बच्चा सीख रहा है, जो नॉर्मल बच्चा कर पा रहा है, वही काम क्या है वो लोग भी कर सके, उनकी लाइफ को हम अच्छा कर सके, उनकी लाइफ में हम क्वालिटी लेकर के आ सके। तो वो क्या है, उस प्रकार की प्रौद्योगिकी को क्या कहा जाता है, सहायक प्रौद्योगिकी कहा जा सकता है। उनकी लर्निंग को, उनकी स्किल को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो सभी टूल, वो सभी इक्विपमेंट, वो सभी सर्विसेज जो किसके लिए यूज किए जाते हैं, जो भी स्पेशल चाइल्ड है, जो भी हमारे शारीरिक तौर पर जिनमें किसी प्रकार की असक्षमता है, वो क्या है, उनके लिए इस प्रौद्योगिकी को यूज किया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत बहुत से ऐसे टूल्स आते हैं जो हम उन लोगों के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे हियरिंग एड आता है, कोई बच्चा कम सुनता है तो उसको हम कान की मशीन जो हियरिंग एड है वो यूज कर सकते हैं। स्मार्ट पेन हम लोग यूज कर सकते हैं, स्लाइड बोर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटर जो है, किसी बच्चे को अगर सिर्फ इसमें वही बच्चे नहीं जिनको कम दिखाई सुनाई देता, सिर्फ वही बच्चे नहीं, ऐसे बच्चे जिनको भूल जाते हैं, जिनको याद नहीं रह पाता, कई ऐसे बच्चे जिनको मैथ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, गणित में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उन सभी बच्चों को जो किसी न किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, जिनमें किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई कमी है, तो उन कमियों को दूर करने के लिए एक टेक्नोलॉजी यूज किया जाती है जिसे सहायक प्रौद्योगिकी कहा जाता है, जिससे बच्चा नॉर्मल बच्चों को कम्पीट कर सके, उनके साथ पढ़ाई कर सके, जैसे वो लर्निंग कर रहे हैं उसी प्रकार की लर्निंग जो है वो भी कर सके। तो उन सभी टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं सहायक प्रौद्योगिकी। तो इसमें हम कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, आई ग्लासेस यूज कर सकते हैं, स्क्रीन रीडर यूज कर सकते हैं, ठीक है, ऑडियो लेसन टेप्स यूज कर सकते हैं, टॉकिंग क्लॉक्स आती हैं, वो सब लोग जो है, वो सब टेक्नोलॉजी जो है हम इसके अंतर्गत यूज कर सकते हैं। हियरिंग एड आता है, जिसको अगर किसी को सुनने में प्रॉब्लम है, ठीक है, स्मार्ट पेन आते हैं। उसके अलावा क्या आता है, आई ग्लासेस यूज कर सकते हैं। टॉकिंग क्लॉक यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। तो ये सब वो टेक्नोलॉजी जो हम लोग यूज कर सकते हैं बच्चों को एजुकेट करने के लिए। इससे क्या होता है, जो बच्चा इन सब चीजों का यूज करेगा तो उससे क्या होगा, उसका मोटिवेशन बढ़ेगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि वो जब नॉर्मल बच्चों के साथ सीखेगा तो उसको उसके अंदर आत्मविश्वास आएगा कि हाँ वो भी कर सकता है, सेल्फ मोटिवेट होगा बच्चा, अपने आप से क्या होगा, स्वयं प्रेरित होगा आगे से आगे चीजों को करने के लिए, उसमें स्वतंत्रता की भावना आएगी, इंडिपेंडेंस होगी, खुद को स्वतंत्र महसूस करेगा, ठीक है, इंटरेक्शन कर पाएगा लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा। तो ये सब इनके माध्यम से जो बच्चों को हम कॉन्फिडेंट ला कर सकते हैं, उसको सेल्फ मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है, उसमें स्वायत्ता लेकर के आ सकते हैं कि बच्चा जो है स्वयं को स्वतंत्र महसूस करे, चीजों को स्वयं से जो है कर सकता है, ऐसी भावना हम उसके अंतर्गत लेकर के आए, लोगों के साथ इंटरेक्शन कर सके, क्योंकि बच्चे हिचकिचाते हैं, जब उनमें किसी प्रकार की अगर कोई कमी होती है तो बच्चा हिचकिचाता है लोगों से बात करने में। लेकिन जब उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे जिससे उनकी कमी को हम लोग पूरा कर पाए, तो क्या होगा, वो अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएगा लोगों के साथ।
तो अब हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया कि ई लर्निंग में सहायक प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हमारा पार्ट डी कंप्लीट करेंगे, उसी के साथ का इसका जो एक दो पॉइंट छूट गए हैं, सिस्टम की गुणवत्ता का मापन, सूचना सिस्टम, और एक जो मॉडल है DNMIS मॉडल, उसको जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।